मेरा नाम है किशन कनौजी और आप देखना शुरू कर चुके हैं BRL 110 BRL 110 का दिसंबर 2024 का एक क्वेश्चन पेपर है। डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। डिफाइन द DBMS यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और कौन से बहुत सारे यूजेस हैं वेरियस सेक्टर्स के अंदर, इसके बारे में भी डिस्कस करना है। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो डेटा को स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में रखने में मदद करता है, जैसे कि डेटा को क्रिएट करना, डेटा को ऑर्गेनाइज करना, डेटा को स्टोर करना, डेटा की जब ज़रूरत हो तब उसको रिट्रीव करना और उसको मॉडिफाई करना और डिलीशन ऑफ डेटा। तो DBMS यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसमें हम ये सारे फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हो। सो DBMS इज़ अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स दैट अलाउज द यूज़र टू क्रिएट एंड मेंटेन डेटाबेस। एक ऐसा प्रोग्राम है जहाँ पे हम डेटा क्रिएट कर सकते हैं और उसको मेंटेन कर सकते हैं। मेंटेन करने में बाकी सारे फंक्शंस आ जाते हैं। ये एक इंटरफेस की तरह काम करता है बिटवीन यूज़र एंड डेटाबेस। अब डेटाबेस तो ये रहा, मैनेजमेंट सिस्टम क्या करेगा, इसी डेटाबेस को मैनेज करने में मदद करेगा, जिससे हम डेटा की कंसिस्टेंसी, इंटीग्रिटी और सिक्योरिटी बरकरार रख सकें। कहाँ कहाँ यूज़ होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स का? बहुत सारी जगह। आप मेरी क्लास ले रहे हो ना, इस समय किसी सर्वर पर ये क्लास लाइव स्टोर हो रही है और आपको वहाँ से रिट्रीव करके दिखाया जा रहा है, क्योंकि हम लाइव क्लास ले रहे हैं। तो अगर आप इसे YouTube पर देख रहे हैं, मेरे एप्लीकेशन या वेबसाइट पर देख रहे हैं, तो आपको ये जो लेक्चर है ये किसी जगह स्टोर है, वहाँ से इस डेटा को रिट्रीव करके आपको दिखाया जा रहा है। सो DBMS का बहुत ज़्यादा यूज़ है अक्रॉस डिफरेंट इंडस्ट्रीज़। मेजर एप्लीकेशंस की बात कर लेते हैं। बैंकिंग के अंदर कस्टमर के अकाउंट को मैनेज करना, ट्रांजैक्शंस को मैनेज करना, लोन, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, कस्टमर डेटा, ये सब कुछ। रियल टाइम एक्सेस प्रोवाइड करता है। ATMs और ऑनलाइन बैंकिंग में भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स का ही रोल होता है। आप मुझे UPI पेमेंट करते हैं ना, या मैं आपको अगर कोई UPI पेमेंट करूं, तो हम लोग उसके अंदर किसका यूज़ करते हैं? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स का, राइट। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं? स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड रखने के लिए, कोर्स के रजिस्ट्रेशन के लिए, फीस डिटेल, अटेंडेंस, एग्जामिनेशन रिजल्ट, जैसे इग्नू करता है। इग्नू के पास भी अपना एक DBMS यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स है, जहाँ पर वो ऑनलाइन पोर्टल्स के थ्रू एकेडमिक एक्सेस आपको देता है। हेल्थ केयर के अंदर पेशेंट्स की हिस्ट्री, ट्रीटमेंट का रिकॉर्ड, डॉक्टर ने क्या प्रिस्क्रिप्शंस दी है, मेडिकल रिपोर्ट्स, ये सब कुछ प्रोवाइड करता है। और हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन को बिलिंग सिस्टम के साथ भी सपोर्ट करता है कि अगर इसने इतना ट्रीटमेंट कराया तो कितना पैसा बनेगा। ट्रांसपोर्ट के अंदर पैसेंजर्स की बुकिंग, सीट की अवेलेबिलिटी, शेड्यूलिंग इन एयरलाइन एंड रेलवेज, टिकट रिजर्वेशन और ट्रेन की ट्रैकिंग, जो फ्लाइट है उसकी ट्रैकिंग, ये सब कुछ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से हो रहा है। जहाँ डेटा वहाँ DBMS, ये बात आप समझ लो। जहाँ डेटा रहेगा वहाँ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी। रिटेल सेक्टर के अंदर प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन, सेल्स रिपोर्ट, राइट, सेल्स ट्रांजेक्शन्स, इन्वेंट्री लेवल्स, कस्टमर डेटा, सब कुछ रहता है, जिससे हम कस्टमर की लॉयल्टी प्रोग्राम्स रन कर सकें, बिलिंग सिस्टम्स को चला सकें। टेली कम्युनिकेशंस के अंदर जैसे आप कोई चैट कर रहे हैं, तो वहाँ पे कस्टमर्स के प्लान, कॉल रिकॉर्ड्स, बिलिंग साइकिल्स, यूजर्स स्टैटिस्टिक्स, सर्विस डिलीवरी और सपोर्ट सिस्टम्स को मदद करने के लिए यहाँ यूज़ किया जाता है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, किसी कंपनी के अंदर HRIS ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम यूज़ होता है, तो वहाँ पे एम्प्लॉय का रिकॉर्ड रखना, पेरोल डेटा मैनेज करना, अटेंडेंस लॉग्स चेक करना, परफॉर्मेंस चेक करना एम्प्लॉयज़ की। इससे हमें यानी कि जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स हैं उनको प्लानिंग में और एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क परफॉर्म करने में मदद मिलती है। व्हाट इज़ वेयर हाउसिंग सिस्टम एंड फंक्शंस ऑफ मर्चेंडाइज मैनेजमेंट सिस्टम इन रिटेल। अब ये वेयर हाउस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है और कैसे ये एक इंटीग्रल कंपोनेंट है मर्चेंडाइज मैनेजमेंट सिस्टम का? देखिए, हम बात कर रहे हैं मैनेजमेंट सिस्टम्स की। एक है वेयर हाउस मैनेजमेंट सिस्टम, दूसरा है मर्चेंडाइज मैनेजमेंट सिस्टम। अब ये जो दोनों सिस्टम है ये जुड़कर क्या करते हैं, जितना भी गुड्स है किसी भी स्टोर के अंदर, उसको रिसीव करना, स्टोर करना, मूव करना, डिस्पैच करना एक सिस्टमैटिक और टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन मैनर में, वो हम इन दोनों सॉफ्टवेयर्स के साथ करते हैं। सो द वेयर हाउसिंग फंक्शन इन मर्चेंडाइज मैनेजमेंट सिस्टम हेल्प्स ऑप्टिमाइज द ऑपरेशंस रिलेटेड टू इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, जो हमारे पास माल आ रहा है सप्लायर्स के थ्रू, इंटरनल स्टोरेज एंड आउटबाउंड डिस्पैच। हम अपने स्टोर्स के लिए जब उन माल को भेज रहे हैं, उस मर्चेंडाइज को भेज रहे हैं, तब हम इसे यूज़ करते हैं। क्या फंक्शन रहता है वेयर हाउस मैनेजमेंट सिस्टम का मर्चेंडाइज मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर? गुड्स को रिसीव करना,
कि भाई जो भी परचेज़ हमने की है उसको वेरीफाई करना, सही वेंडर से सही माल आया है सही समय पर, ठीक है। क्वांटिटी को कैप्चर करना, SKUs और बैच नंबर्स को मैच करना, राइट। इन्वेंट्री को ऑटोमेटिकली सिस्टम के साथ अपडेट करना, पुट अवे प्रोसेस, स्टाफ को कहाँ पर कब कौन से सिस्टम्स को यूज़ करना है इसके लिए भी हम यूज़ करते हैं। यस हर्ष। देखो दोनों सिस्टम्स अलग अलग है, पर यहाँ जो पूछा गया है वो पूछ रहा है कि वेयर हाउसिंग मैनेजमेंट सिस्टम का क्या काम है मर्चेंडाइज मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर, क्योंकि सारे के सारे मैनेजमेंट सिस्टम किसी एक सॉफ्टवेयर यानी कि एक सिंगल रिटेल स्टोर से ही तो जुड़े हुए हैं। अगर एक सॉफ्टवेयर दूसरे सॉफ्टवेयर की मदद नहीं कर रहा तो हम उसे रखने की ज़रूरत क्या है, राइट हर्ष। क्या मेरा एक ही सॉफ्टवेयर से काम चल सकता है? अगर हाँ तो मैं दूसरे वाले को क्यों रख रहा हूँ? दूसरा वाला क्या मदद कर रहा है मेरी इस वाले सॉफ्टवेयर के साथ, राइट। तो कितना माल स्टोर के अंदर है ये तो वेयर हाउस बताएगा, लेकिन कब कितना आएगा और कितने की रिक्वायरमेंट और है ये मर्चेंडाइज मैनेजमेंट सिस्टम बताएगा, राइट। क्योंकि वेयर हाउस तो सिर्फ स्टोर करेगा ना अपने पास, वेयर हाउस ये नहीं बताएगा कि हर एक स्टोर में कितना माल जाने वाला है, हर एक स्टोर के लिए कितना ऑर्डर करने वाले हैं, ये मर्चेंडाइज मैनेजमेंट सिस्टम बताएगा। इसीलिए हम वेयर हाउस मैनेजमेंट सिस्टम को अलग से यूज़ करते हैं ताकि हम जो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स है उनको मैनेज कर सकें, राइट। पुट अवे प्रोसेस के अंदर हम लोग यूज़ करते हैं, स्टाफ को गाइड करता है ऑन वेयर टू स्टोर द रिसीव्ड गुड्स, कहाँ कहाँ हमें स्टोर करना चाहिए, कौन सा माल पहले जाएगा कौन सा बाद में जाएगा। स्पेस ऑप्टिमाइजेशन और जो रिट्रीवल टाइम है, मान लेते किसी माल को हमें निकालना है तो बहुत कम लगे उसके अंदर, अननेसेसरी मूवमेंट ना हो स्टोर के अंदर, इसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं, राइट। इन्वेंट्री स्टोरेज गाइस, इन्वेंट्री स्टोरेज मेंटेन्स एक्यूरेट डेटा ऑन क्वांटिटी एंड लोकेशन ऑफ स्टोर्ड गुड्स, सपोर्ट्स फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट और लिफो लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड्स। कई बार ऐसे गुड्स होते हैं जिनको जो पहले आया उसके बिहाफ पे भेजना होता है, कई बार जो पुराना माल हमारे पास रखा हुआ है उसके अंदर लास्ट इन फर्स्ट आउट करते हैं, यानी कि जो पुराना रखा हुआ है उसको पहले निकालते हैं, राइट। ओके। पिकिंग एंड पैकिंग, जो वेयर हाउस मैनेजमेंट सिस्टम है वो पिकिंग और पैकिंग में मदद करता है। पिकिंग लिस्ट, कौन सा आइटम कहाँ से पिक करना है ऑनलाइन ऑर्डर्स के लिए, किस सेक्शन में रखा हुआ है, किस बे नंबर में रखा हुआ है, ये सब कुछ जो है वेयर हाउस मैनेजमेंट सिस्टम मर्चेंडाइज मैनेजमेंट सिस्टम को बताता है। बैच पिकिंग, रियल टाइम ट्रैकिंग, जो भी आइटम्स आपने उठाए हैं उनको उठा लिया गया है उनको ट्रैक करना, ये सब वेयर हाउस मैनेजमेंट सिस्टम करता है। और जो प्रॉपर पैकिंग है बेस्ड ऑन प्रोडक्ट टाइप और शिपमेंट मोड, उसके बिहाफ पे भी सजेशंस देता है। स्टॉक की मूवमेंट को मैनेज करता है कि एक जोन से दूसरे जोन में, एक रैक से दूसरे रैक में, विद इन द वेयर हाउस और आउट ऑफ द वेयर हाउस कहाँ हमारा स्टॉक जा रहा है। इंटर स्टोर ट्रांसफ़र, एक स्टोर ए में उसकी रिक्वायरमेंट किसी प्रोडक्ट की ज़्यादा है तो स्टोर बी में भेज दिया गया बिना वेयर हाउस भेजे हुए, तो इसमें भी वेयर हाउस मैनेजमेंट सिस्टम काम करता है। वेयर हाउस मैनेजमेंट सिस्टम के हिसाब से यहाँ पे 100 आइटम्स थे तो ये बोल रहा है कि नहीं नहीं 10 तो ये ले लेगा, इसको ज़्यादा की ज़रूरत पड़ रही है, तो अब वेयर हाउस मैनेजमेंट सिस्टम में हमें फीड करना पड़ेगा कि हमारे पास तो सिर्फ 90 ही है, हमने इंटर स्टोर ट्रांसफ़र कर लिया जी, 10 मैंने इनको दे दिया, तो अब वेयर हाउस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर रिपोर्ट हो जाएगा कि 10 आइटम यहाँ पर भी आ गया है, राइट। बिना वेयर हाउस को इन्वॉल्व किए सिर्फ हम वेयर हाउस मैनेजमेंट सिस्टम का यूज़ करेंगे एक स्टोर से दूसरे स्टोर तक सामान पहुँचाने के लिए। कई बार एक क्रोमा से आप सामान खरीदते हैं उनके पास नहीं होता तो वो दूसरे वाले से ला के देते हैं ना आपको, तो वो इंटर स्टोर ट्रांसफ़र होता है वो, राइट। तो इससे इन्वेंट्री को बोथ हैंड्स पे अपडेट करना होता है वेयर हाउस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर। डिस्पैच को मैनेज करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं प्रिपेयर्स डिलीवरी चलान्स एंड डिस्पैच नोट्स, coordinates with logistics for transportation planning and sends advance shipping notification to receiving at stores। रिटर्न्स की हैंडलिंग करने में मदद करता है कि कितना हमारे पास रिटर्न इस बार आया है, ठीक है। रीज़न कोड्स कि क्या क्या कौन सा आइटम ख़राब है, कौन सा सिर्फ रिटर्न किया गया है, कौन सा साइज़ मैच नहीं कर रहा, बहुत सारे रीजंस होते हैं ना रिटर्न करने के उनके हिसाब से, ताकि हम रिफ़ंड और रिप्लेसमेंट प्रोसेस करा सकें। पता लगा जिसको रिफ़ंड देना है उसको रिप्लेसमेंट दे रहे हैं, जिसको रिप्लेसमेंट देना है उसको रिफ़ंड दे रहे हैं, तो इससे तो कस्टमर और नाराज़ हो जाएगा, ऐसा ना हो इसीलिए हम इन सिस्टम्स का यूज़ करते हैं, राइट। चलिए रियल टाइम रिपोर्टिंग हो जाती है कि हमारे पास कब कहाँ कितना आइटम है, ओके, राइट। नाउ
provides dashboard and reports for inbound, outbound, and current stocks. The warehouse management functions of merchandise management systems ensure that merchandise is stored efficiently, retrieved accurately and dispatched timely. मतलब जो भी आइटम चाहिए था वो हमारे पास आ गया, हमने रखा, जब उसकी ज़रूरत थी तब हमने उसको दे दिया. तो हमारा लीड टाइम बचाने में मदद करता है, स्पेस को ऑप्टिमाइज़ करने में मदद करता है, इन्वेंट्री कॉस्ट को कंट्रोल करने में मदद करता है और जो प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी है हर एक स्टोर के अंदर उसको इंश्योर करने में मदद करता है. राइट, बहुत सारे सॉफ्टवेयर के साथ भी कनेक्ट रहता है, जैसे कि POS, सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम, वेयर हाउस मैनेजमेंट सिस्टम, जिससे ओवरऑल रिटेल परफॉर्मेंस अच्छी होती है और कस्टमर सेटिस्फैक्शन बना रहता है. आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 के दोनों टाइप समझ में आए होंगे. नो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2 और हम इसमें बात करेंगे पॉइंट ए की. एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. और क्या क्या एप्लीकेशन है भाई रिटेल बिजनेस के अंदर. देखिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रेफर्स टू द कन्वर्जेंस ऑफ हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, टेलीकम्युनिकेशंस, नेटवर्क्स, मल्टीमीडिया एंड पीपल. अगर मुझे इंफॉर्मेशन यूज़ करनी है तो मुझे इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए हार्डवेयर चाहिए होगा, प्रोसेस करने के लिए सॉफ्टवेयर चाहिए होगा, लोगों तक बात पहुंचाने के लिए टेलीकम्युनिकेशन करना पड़ेगा, उसके लिए नेटवर्क चाहिए होगा, मल्टीमीडिया किस फॉर्म में हम इन्फॉर्मेशन को स्टोर करेंगे, फिर उसे प्रोसेस और डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. यही क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है. अब जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है ये डेटा को क्रिएट करने, स्टोर करने, प्रोसेस करने और कम्युनिकेट करने में मदद करती है थ्रू कंप्यूटर्स एंड डिजिटल नेटवर्क्स. राइट, तो अगर मान लेते हैं मुझे आपसे कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको मुझसे कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो हम ये सारा प्रोसेस परफॉर्म करेंगे. इन्फॉर्मेशन को क्रिएट करेंगे, स्टोर करेंगे, प्रोसेस करेंगे और कम्युनिकेट करेंगे. राइट, जिससे हम ऑपरेशंस को अच्छा बना सकें, इन्वेंट्री को मैनेज कर सकें, बिलिंग को ऑटोमेट कर सकें और कस्टमर के एक्सपीरियंस को इम्प्रूव कर सकें. एप्लीकेशंस ऑफ IT इन रिटेल बिजनेस. क्या क्या भाई एप्लीकेशंस हैं, बहुत सारे रोल्स, क्रूशियल रोल प्ले करता है. अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ना हो तो जानकारी ही नहीं पहुंचेगी एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम के साथ. जैसे POS सिस्टम के अंदर क्विक और एक्यूरेट बिलिंग करा देता है, सेल्स डेटा को ट्रैक करता है, इन्वेंट्री अपडेट कर देता है रियल टाइम में कि अब इतना माल बचा होगा जी, 10,000 पीस लाए थे, सारे बिक गए, 20 पीस बचे हुए बस. तो ये सब कैसे पता लग रहा है, POS सिस्टम से, और वो भी IT का यूज़ करके. इन्वेंट्री को मैनेज करने में मदद मिल रही है, जो स्टॉक लेवल्स है उसको मैनेज करने में मदद मिल रही है. रीऑर्डर पॉइंट्स, आइटम मूवमेंट्स, ठीक है, इससे हमारे जो लॉसेज हैं वो रिड्यूस होते हैं ड्यू टू स्टॉक आउट या ओवर स्टॉकिंग की वजह से. तो हम अगर इन्वेंट्री मैनेज कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ IT, तो वहाँ पे ज़्यादा अच्छे से हम इन्वेंट्री मैनेज कर पाएंगे. कस्टमर के रिलेशंस, कस्टमर के साथ रिलेशनशिप मैनेजमेंट, तो हम उसके अंदर भी IT का यूज़ करते हैं कि कौन से कस्टमर ज़्यादा आइटम खरीदते हैं, कितने रुपए का खरीदते हैं, कितनी बार खरीदते हैं. ये सारा जानकारी अगर हमारे पास होगा तो उनको पर्सनलाइज्ड मार्केटिंग कर पाएंगे कि किस प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट किस क्लाइंट को है, उसके हिसाब से उसको ईमेल भेज देंगे. जैसे आपको सिर्फ वही ईमेल आता होगा जो प्रोडक्ट आपको खरीदने होते होंगे. राइट, ऐसे ही हम CRM का यूज़ करते हैं. बार कोडिंग एंड RFID, फास्ट प्रोडक्ट स्कैनिंग हो जाती है, स्टॉक ऑडिट हो जाता है और रिप्लेनिश कर दिया जाता है जब उसकी ज़रूरत पड़ती है तब. ई-कॉमर्स के साथ हम इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को, ताकि हम रिटेल प्लेटफॉर्म्स को सपोर्ट कर सकें, मल्टी चैनल सेल्स कर सकें, चाहे ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, और सेंट्रलाइज्ड ऑर्डर और रिटर्न प्रोसेसिंग हम लोग कर सकें, जिससे हमारा मूवमेंट, अननेसेसरी मूवमेंट ना हो और ज़्यादा हमारे जो मैन पावर है वो ना लगे. वेंडर एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, जैसे हमारे प्रोक्योरमेंट्स है उसको स्ट्रीमलाइन करने में, परचेज ऑर्डर्स को लेने में, आइटम्स को ट्रैक करने में. ठीक है, तो सप्लायर्स और लॉजिस्टिक्स पार्टनर के साथ अगर बढ़िया कम्युनिकेशंस होंगे जो कि सिर्फ और सिर्फ IT के वजह से हो सकते हैं, तो हम ज़्यादा अच्छे से इसको मैनेज कर पाएंगे. हमारे डिसीजन बनाने को सपोर्ट करता है IT, यानी कि वही तो डेटा देगा कि कौन से कस्टमर कितना ज़्यादा प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, उसी के बिहाफ पे तो हम डिसीजन बनाएंगे कि क्या अगला माल खरीदना है. रियल टाइम रिपोर्ट्स, एनालिटिक्स, जिससे हम ज़्यादा अच्छा डिसीजन बना सकें. तो मर्चेंडाइज प्लानिंग, डिमांड फोरकास्टिंग, इन सब में मदद मिलती है. राइट, सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द चैलेंजेस इन रिटेल ऑपरेशंस? Explain them in detail with examples. Retail operations involve numerous day-to-day activities such as inventory control, sales tracking, customer service, staff management, and logistics. These functions must be executed consistently and efficiently. However, retailers face several challenges that affect performance, profitability, and customer satisfaction. क्या क्या challenges आते हैं guys? पहला, इन्वेंट्री मैनेजमेंट के साथ इशू आता है. चैलेंज ये होता है कि भाई ओवर स्टॉकिंग या फिर अंडर स्टॉकिंग हो जाती है, क्योंकि हमें फोरकास्टिंग का पता ही नहीं है ना. ये एक बड़ा इशू आता है. जैसे एक फैशन स्टोर के अंदर कोई ट्रेंडिंग आइटम है ही नहीं, ये अंडर स्टॉक है,
जिससे हम सेल्स को लूज़ कर देंगे। श्रिंकिंग या थेफ्ट एक अगला चैलेंज है ऑपरेशंस के अंदर। हम हमारे स्टोर से लोग आइटम चुरा के लेके चले जा रहे हैं या फिर एम्प्लॉयज़ आइटम चुरा के लेके चले जा रहे हैं। जब कोई कस्टमर चुराता है तो उसको शॉपलिफ्टिंग बोलते हैं, कोई एम्प्लॉय चुराता है तो उसको इंटरनल थेफ्ट बोलते हैं। हमारे पास क्योंकि सर्विलेंस सिस्टम नहीं है, इन्वेंट्री कंट्रोल नहीं है, जिसकी वजह से श्रिंकेज जो है वो अननोटिस हो जाती है। कहाँ से कैसे माल कम हो गया पता ही नहीं लगा। वर्कफोर्स मैनेजमेंट में भी चैलेंज हमें फेस करने को मिलता है। एम्प्लॉय जल्दी आता है, जल्दी छोड़ के चला जाता है क्योंकि हम उनको सही से ट्रेन नहीं कर पाते। अब रीज़न क्या रहता है, जैसे कोई कस्टमर सर्विस है वो इनकन्सिस्टेंट है, बिलिंग काउंटर्स ड्यू टू अंडर ट्रेंड कैशियर्स। कस्टमर सेटिस्फेक्शन को मेंटेन करने में बड़ा चैलेंज आता है क्योंकि अलग अलग कस्टमर की एक्सपेक्टेशन अलग अलग है और उनके हिसाब से प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है, प्राइसिंग और सर्विसेज भी नहीं है। तो जो ऑनलाइन डिलीवरीज है और पुअर इन स्टोर असिस्टेंस है, ये लीड करेगा नेगेटिव कस्टमर एक्सपीरियंसेस को। टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन चैलेंज, मैनेजिंग एंड इंटीग्रेटिंग मल्टीपल आईटी सिस्टम जैसे POS, CRM, ERP, ये सब। लैक ऑफ सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन इन्वेंट्री एंड बिलिंग सिस्टम्स, इससे प्राइसिंग एरर्स कॉज हो सकते हैं, राइट। अगला चैलेंज फेस करने को मिलता है सप्लाई चेन डिलेज के साथ। क्या क्या चैलेंज आता है गाइस, कि भाई सप्लाई हमारी डिले हो गई है या फिर मिस आउट हो गई है, जिससे सही समय पर आइटम पहुंचेगा नहीं। अगर एक डिले हो गया वेयर हाउस डिस्पैच में तो हमारे शेल्फ्स खाली रह सकते हैं स्टोर के अंदर, जिससे हम सेल्स लूज़ कर जाएंगे। कंप्लायंस और रेगुलेटरी इश्यूज भी फेस करने को मिलते हैं, जैसे टैक्स से रिलेटेड, सेफ्टी से रिलेटेड, डेटा प्रोटेक्शन लॉ से रिलेटेड। अगर हमने इनकरेक्ट GST बिल कर दिया तो भैया अब तो हमारे ऊपर जो कंप्लायंस है वो तगड़ी बैठ जाएगी। हमने फसाई की जो गाइडलाइंस है उसको सही से अडेयर नहीं किया, यानी कि फुलफिल नहीं किया, तो हमें पेनल्टीज़ लगेंगी, राइट। स्पेस यूटिलाइज हम लोग नहीं कर पाते, ये भी एक बड़ा चैलेंज है हमारे लिए, ठीक है, राइट। पुअर शेल्फ लेआउट, अंडर परफॉर्मिंग डिस्प्लेज, जिससे हमारी सेल्स कम हो जाती है। प्रमोशन को एग्जीक्यूट नहीं कर पाते सही से, प्रमोशन तो प्लान किया है लेकिन प्रमोशनल डिस्प्ले इनकन्सिस्टेंट है, प्राइसिंग इनकन्सिस्टेंट है, बदल जाती है, तो कस्टमर का परसेप्शन भी बदल जाता है, फिर कस्टमर खरीदता भी नहीं है। एक प्रमोशन लॉन्च किया गया हेड ऑफिस में जो कि हर एक स्टोर के लिए अप्रोप्रिएट नहीं होगा। डेटा एक्यूरेसी एंड रिपोर्टिंग के लिए क्या क्या इश्यूज और चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। इनकरेक्ट एंट्री अगर कर दी है तो वो रॉन्ग डिसीजन के लिए हमें प्रेरित करेगा। जैसे अगर मैंने गलती से गलत सेल्स डेटा डाल दिया तो रीप्लेनिशमेंट में और सेल्स प्लानिंग में ये हमारे लिए एक बड़ी समस्या हो जाएगी। सो दीज आर सम ऑफ द चैलेंजेस इन रिटेल ऑपरेशंस एंड एग्जांपल्स ऑफ द सेम। आई होप आपको ये इफेक्टिवली समझ में आ रहा होगा। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। CRM क्या होता है और कैसे ये सोशल CRM से डिफरेंट होता है। अब CRM बेसिकली क्या है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। जनरली ये सॉफ्टवेयर नहीं होता, ये सिर्फ एक CRM होता है, मतलब कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। हम इसके लिए सॉफ्टवेयर का ज़रूर यूज़ करते हैं। तो हम कस्टमर रिलेशनशिप को मैनेज करने के लिए स्ट्रैटेजीज़, टेक्नोलॉजीज़ और प्रैक्टिसेस का यूज़ करते हैं जो कस्टमर इंटरेक्शंस को एनालाइज और मैनेज करने में मदद करता है थ्रू आउट द कस्टमर लाइफ साइकिल। CRM इज़ इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ एनी बिजनेस। तो कस्टमर के साथ जब भी कंपनी इंटरेक्ट करती है अपने पोटेंशियल कस्टमर्स के साथ, तो डेटा एनालिसिस के साथ, कस्टमर हिस्ट्रीज के साथ वो बढ़िया रिलेशंस मेंटेन करके रख सकते हैं। मान लेते हैं मुझे पता है कि किस टाइप के कस्टमर्स कौन से प्रोडक्ट को ज़्यादा खरीदते हैं, तो मैं उसी हिसाब से प्रमोशंस रन करूँगा ना, जिससे वो कस्टमर मुझ पर हमेशा भरोसा करे, उसको जो प्रोडक्ट चाहिए वो मिल जाए और रिटेंशन बना रहे। जो CRM सिस्टम्स हैं वो कस्टमर सर्विस को और ज़्यादा अच्छा बनाते हैं, कस्टमर्स को रिटेन करके रखते हैं और सेल्स को ड्राइव करते हैं बाय मेंटेनिंग अ सेंट्रलाइज्ड कस्टमर डेटाबेस, ट्रैकिंग इंटरेक्शंस एंड फैसिलिटेटिंग पर्सनलाइज्ड एंगेजमेंट। डिफरेंस क्या रहता है गाइस ट्रेडिशनल और सोशल CRM के अंदर? देखिए, जो ट्रेडिशनल CRM है ना, उसके अंदर हम इंटरेक्शंस मैनेज करते हैं कंपनी ओन्ड चैनल के थ्रू, व्हाट्सएप हो गया, ईमेल हो गया। लेकिन जो सोशल CRM है इसके अंदर हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का यूज़ करते हैं, राइट। अगला है डेटा सोर्स क्या रहता है ट्रेडिशनल CRM का, सेल्स रिकॉर्ड, ईमेल इंटरेक्शन, कॉल लॉग्स, परचेज हिस्ट्री, इसके बिहाफ पे। लेकिन सोशल CRM में सोशल मीडिया पोस्ट किसने किया है,
मान लेते हैं मेरा कोई मग किसी कस्टमर ने ख़रीदा, मेरी कोई कार किसी कस्टमर ने खरीदी, अब मैं उसी कस्टमर की कार के ऊपर जाके कमेंट कर दूंगा बीइंग अ कंपनी ओनर, तो कस्टमर को कितना अच्छा फील होगा। दिस इज़ व्हाट सोशल CRM इज़, राइट। मान लेते हैं आपने एक टाटा की कार खरीदी और टाटा के किसी एम्प्लॉय ने, टाटा की किसी डीलरशिप ने आपको रिकग्नाइज़ किया और बोला कि वाह दिस इज़ द कार, दिस इज़ हाउ यू मेंटेन, मज़ा आ गया। यस अनन्या। लेकिन हम सोशल, हाँ ये पब्लिक रिलेशन ही तो है, इसी को तो हम कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट बोलते हैं। लेकिन क्योंकि ऐसा हम कस्टमर के साथ कर रहे हैं इसीलिए तो इसको कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट कहते हैं, जनरल पब्लिक के साथ नहीं, राइट। जब जो हमारे कस्टमर्स ना हो उनके साथ ऐसा कर रहे हैं तो उसको पब्लिक रिलेशंस कहेंगे, ओके, है ना। चलिए इंटरेक्शन कैसे करते हैं, यहाँ पे हम ट्रेडिशनल वाले में 1 वे और 2 वे, या तो ईमेल कर देते हैं या फिर कॉल कर देते हैं। ईमेल में 1 वे हो जाता है, कॉल में 2 वे हो जाता है। लेकिन सोशल CRM में रियल टाइम 2 वे या फिर पब्लिक कन्वर्सेशन, आपने किसी थ्रेड में पोस्ट कर दिया और रिप्लाई कर दिया किसी ट्वीट का, किसी सोशल मीडिया पोस्ट का। फोकस कहाँ रहता है, ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप में। सोशल CRM में फोकस रहता है ज़्यादा लोग इंगेज हों और लोगों के साथ रिलेशनशिप बने। टूल्स कौन से यूज़ किए जाते हैं, CRM सॉफ्टवेयर, कस्टमर डेटाबेसेस। लेकिन सोशल CRM में जो CRM है वो सोशल मीडिया के साथ इंटीग्रेट होता है। जब आप हैशटैग के साथ किसी कंपनी का नाम लिखते हैं ना, तो उस कंपनी के सोशल मीडिया मॉनिटरिंग टूल को पता लग जाता है कि कितने लोगों ने मुझे टैग किया, किस टाइम में टैग किया, और उसके साथ और कौन से टैग्स हैं, ये बात पता है। ये होता है काम हैशटैग्स का। इससे बड़ी जल्दी रिकग्नाइज़ कर लेते हैं हम किसी भी व्यक्ति को, ठीक है, किसने किसने लगाया इसको। पर्पस क्या रहता है, ट्रेडिशनल CRM में हम सेल्स मैनेज करते हैं और सर्विसेज अच्छी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सोशल CRM में हम चाहते हैं कि पब्लिक सेंटिमेंट को अंडरस्टैंड करते हुए ज़्यादा लोगों के साथ जुड़ जाएं, ठीक है। एग्जाम्पल, अगर मैं एक कस्टमर को फॉलो अप ईमेल भेज रहा हूँ कि आपका प्रोडक्ट कैसा है जी, आप हमें फीडबैक बता दीजिए, कोई समस्या तो नहीं आ रही, लेकिन सोशल CRM में मैं रिस्पॉन्ड करूँगा कस्टमर क्वेरीज को ऑन फेसबुक। कस्टमर ने बोला कि ये तो बहुत बकवास है, मैं जाके रिप्लाई कर रहा हूँ, अब मैं माफ़ी चाहूँगा हमारी कंपनी की तरफ से, अगर आपको कोई भी इशू हुआ हो प्लीज़ हमें रीच कीजिए, ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप हमें प्रॉब्लम बताइए, मैं अभी उसे रिजॉल्व करता हूँ। ये सोशल मीडिया की पावर है, इसी को हम लोग सोशल CRM बोलते हैं, राइट। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कैंपेन मैनेजमेंट, ठीक है, कौन सा प्रोसेस हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे कैंपेन को मैनेज करने के लिए। तो भाई कैंपेन मैनेजमेंट रेफर्स टू द प्लानिंग, एग्जीक्यूशन एंड मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफ मार्केटिंग कैंपेन्स एम्ड एट रीचिंग अ टारगेटेड कस्टमर सेगमेंट विद अ स्पेसिफिक मैसेज और ऑफर। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम मार्केटिंग मैसेज को इस तरीके से डिज़ाइन और डिलीवर करते हैं जिससे हम अक्रॉस द मल्टीपल चैनल ट्रैक किया जा सके और नए नए कस्टमर्स को अट्रैक्ट किया जा सके, पुराने कस्टमर्स को रिटेन किया जा सके। ये जो रिटेलर्स हैं उनको प्रमोशन कम्युनिकेट करने में मदद करता है, नए प्रोडक्ट को लॉन्च करने में मदद करता है, लॉयल्टी प्रोग्राम्स को लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है और सीजनल ऑफर्स को लोगों तक बता देता है, ठीक है। सही ऑडियंस को सही समय पर पता लग जाता है। प्रोसेस क्या रहता है गाइस, पहले हम डिफाइन करेंगे कि कैंपेन का ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। एक मेजरेबल गोल सेट करेंगे कि हमें फुटफॉल इंक्रीज़ करना है, नए प्रोडक्ट की सेल्स इंक्रीज़ करनी है या हॉलीडे सेल्स इंक्रीज़ करनी है। फिर हम टारगेट ऑडियंस ढूंढेंगे ऐसे काम को करने के लिए कि कौन से लोग सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेंगे। तो हम CRM डेटाबेस के अंदर डेमोग्राफिक्स और पास्ट परचेज और लोकेशन के बिहाफ पे लोगों को सेट करेंगे कि भाई सिर्फ इन्हीं लोगों तक पहली बार पहुंचाएंगे, ठीक है, क्योंकि सब पब्लिक में इन्फॉर्मेशन पहुंचाना इज़ नॉट नेसेसरी, राइट, है ना। मेरा एडवर्टीजमेंट टीवी पे चले किसी का फ़ायदा है क्या, BBRL के स्टूडेंट सब तो नहीं होंगे। तो जो इन्फॉर्मेशन जनरलाइज्ड होगी वो उनको जनरलाइज्ड फॉर्म में, जो स्पेसिफिक होगी उनको सिर्फ स्पेसिफिक लोगों तक, ठीक है। तो टारगेट ऑडियंस बेसिकली। फिर कैंपेन का कंटेंट डिज़ाइन किया जाएगा कि भाई ऐड, ईमेल, सोशल मीडिया पोस्ट, SMS, इन स्टोर डिस्प्ले। इसके बाद कम्युनिकेशन चैनल को चूज़ कर लिया जाएगा कि आप ईमेल से भेजेंगे, SMS से भेजेंगे, मोबाइल से, वेबसाइट से, या इन स्टोर साइनेज से, या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। Execute the campaign. Launch the campaign across selected channels on a predefined schedule. Monitor and evaluate results. Track campaign performance through matrices like reach, conversion and ROI. ओके,
तो ये दोनों के दोनों जो सॉफ्टवेयर है, चाहे वो ट्रेडिशनल CRM हो, राइट, और या सोशल CRM हो, ये सब बहुत काम के हैं। कैंपेन मैनेजमेंट करते हुए हम लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं, राइट। नाउ लेट्स मूव टू द अनदर क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4. Define visual merchandising. Describe in detail the types of visual merchandising displays. Visual merchandising refers to the presentation of merchandise. आप अपने स्टोर के अंदर जो भी मर्चेंडाइज है उसको प्रेजेंट कैसे करते हैं जिससे उसकी एस्थेटिक अपील और ज़्यादा एनहेंस हो जाए और जो कस्टमर्स हैं एनकरेज हो जाएं उसको परचेज करने के लिए। यही है विजुअल मर्चेंडाइजिंग। कितने तरीके की होती है गाइस? विंडो डिस्प्ले होती है। इसको हम कैटेगराइज करते हैं बेस्ड ऑन द पर्पस, लोकेशन, प्रेजेंटेशन, राइट। तो विंडो डिस्प्लेज लोकेटेड एट स्टोर फ्रंट, विजिबल फ्रॉम आउटसाइड, डिज़ाइन टू अट्रैक्ट पासर वाइज, मतलब जो पगल से जा रहे हैं ना उनके लिए हम लोग इसको लगाते हैं जिससे स्टोर का ट्रैफिक जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाए, राइट। ऑफन सीजनल और थीम्ड बेस्ड, फेस्टिवल और प्रमोशनल। मैनिक्विन डिस्प्लेज कैसी होती है गाइस? मैनिक्विन्स आर यूज टू शोकेस फैशन आइटम्स जैसे कि क्लोथ्स, एसेसरीज। इससे कस्टमर को विजुअलाइज हो जाता है कि अगर वो उन्हें पहनेंगे तो कैसे लगेंगे, ठीक है। एंट्रेंस पर जनरली पोस्ट किया जाता है इनको। प्रमोशनल या फिर फीचर डिस्प्लेस, अगर किसी प्रोडक्ट का प्रमोशन करना है, उसको ज़्यादा बढ़ाना है तो हम इसका इस तरीके से प्रमोशन करते हैं। स्टोर लेआउट, जो स्टोर लेआउट डिस्प्ले है इसके अंदर जो प्रोडक्ट जोन्स हैं, आइल मैनेजमेंट अरेंजमेंट्स है, उसके लिए हम लोग करते हैं जनरली। कस्टमर के फ्लो को गाइड करते हैं हम लोग। एंड कैप डिस्प्ले, यानी कि जो सेक्शंस होते हैं उनके एंड में, ठीक है, शेल्फ्स के एंड में, आइल के एंड में, इसको हम लोग इस तरीके के विजुअल मर्चेंडाइजिंग को यूज़ करते हैं। ऐसे कस्टमर जो इम्पल्स में कोई चीज़ बाय करते हैं, हाई मार्जिन प्रोडक्ट को बाय करते हैं, उनको हम एंड कैप में लगाते हैं। सीजनल एंड थीमेटिक डिस्प्ले, जैसे दिवाली आ रही है, क्रिसमस आ रहा है, बैक टू स्कूल प्रोग्राम्स है, तो वहाँ पर हम लोग इसे यूज़ करते हैं। अर्जेंसी क्रिएट करता है और इमोशनल अपील होता है। जैसे स्कूल खुल गए हैं अभी तो आप देखेंगे बैक टू स्कूल प्रोग्राम चलेगा, राइट। नाउ इंटरेक्टिव डिस्प्ले, डिजिटल या टच स्क्रीन लगा देते हैं, QR कोड्स लगा देते हैं जिसके थ्रू आप उसको स्कैन करके इंटरेक्ट कर सकते हैं कि अच्छा कौन कौन से प्रोडक्ट यहाँ पर अवेलेबल हैं, इसके बारे में पता लग जाता है। यूज्ड टू प्रोवाइड एडिशनल प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन और वर्चुअल ट्राई ऑन ऑप्शंस, कोई प्रोडक्ट है जो आपको वर्चुअली ट्राई करना है, ठीक है, राइट। राइट, ओके, चलिए। नाउ आई होप आपको ये इफेक्टिवली समझ में आ रहा होगा। नाउ लेट्स मूव टू द पार्ट 2 ऑफ क्वेश्चन नंबर 4. What are the areas of big data analytics in retail? Explain any two with their respective key performance indicators, KPIs. Right? Big data analytics refers to analyzing large volume of data retail के अंदर, जो अनस्ट्रक्चर्ड या फिर अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में हो सकता है, ठीक है, जिसमें हम एक्शनेबल इंसाइट को यूज़ करके कोई डिसीजन लेते हैं, जैसे कि कस्टमर एनालिटिक्स, मर्चेंडाइज एनालिटिक्स, सेल्स एंड रेवेन्यू एनालिटिक्स, प्रमोशनल एनालिटिक्स और ऑपरेशनल एनालिटिक्स। हम इसके अंदर कर क्या रहे हैं? कस्टमर्स को देख रहे हैं, कौन कौन से कस्टमर किन किन सेगमेंट्स में कौन कौन सी परचेज़ करते होंगे। मर्चेंडाइज देख रहे हैं, कौन कौन सा आइटम सबसे ज़्यादा बिकता होगा, कौन सा नहीं बिकता, कौन सा डेड स्टॉक पड़ा हुआ है। सेल्स, किस दिन सबसे ज़्यादा सेल आ रही है, किस महीने सबसे ज़्यादा सेल आ रही है, कौन सा एम्प्लॉय सबसे ज़्यादा सेल ला के दे रहा है, ठीक है। प्रमोशंस, कौन से प्रमोशन से ज़्यादा फ़ायदा हुआ, कौन से कम हुआ, किससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। ऑपरेशंस एनालिटिक्स, यस अनन्या। सॉरी, दोबारा पूछिए। नहीं, उससे ड्राइव होता है, बिग डेटा एनालिटिक्स से ही हम, आपने क्या पूछा कि भाई डिसीजन मेकिंग के लिए पूछा, राइट। इंटेलिजेंस, हाँ, BI। नहीं, बिजनेस इंटेलिजेंस, अगर हमारे पास बहुत सारा डेटा होगा तभी तो हम इस डेटा को यूज़ करके कोई डिसीजन बनाएंगे। वहाँ पर BI का यूज़ करते हैं, बिजनेस इंटेलिजेंस का, जिसे हम डेटा को सेग्रीगेट करते हैं, डिवाइड करते हैं, जिसको यूज़फुल फॉर्म में लेकर आते हैं, तो वहाँ पर बिजनेस इंटेलिजेंस का यूज़ करते हैं, ठीक है अनन्या।
डेटा होगा तभी हम BI उस पर अप्लाई कर पाएंगे. ओके, राइट. नाउ so these analytics areas help in predicting customer behavior, optimizing inventory and personalizing offers. और हमारी स्टोर की परफॉर्मेंस भी इन्हीं से हम इम्प्रूव कर सकते हैं. क्या क्या एरियाज़ होते हैं की परफॉर्मेंस इंडिकेटर? जैसे कस्टमर एनालिटिक्स. अगर मैं कस्टमर एनालिटिक्स पे ध्यान दूंगा तो मुझे पता लगेगा कौन से डेमोग्राफिक्स के बिहाफ पे कस्टमर ज़्यादा परचेज़ करते हैं, किस एज ग्रुप के. ठीक है, उनकी परचेज हिस्ट्री कैसी रहती है, प्रेफरेंसेस क्या रहते हैं, लॉयल्टी कैसी रहती है. ठीक है, और रिटेंशन पहले से हमने बढ़ाया है नहीं बढ़ाया. तो की KPI क्या है? कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू, कि भाई टोटल कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा पूरी एक लाइफ साइकिल के दौरान. रिपीट परचेज रेट क्या है, राइट. और चर्न रेट क्या है. किसी पर्टिकुलर पीरियड में हमने नए कस्टमर्स कब बनाए, यानी कि कितने कस्टमर्स हम लूज़ कर रहे हैं हर 30 दिन में, 15 दिन में, एक महीने में, राइट. ये चर्न रेट है. मर्चेंडाइज एनालिटिक्स पता लगाता है प्रोडक्ट लेवल डेटा, राइट, कि कौन सा प्रोडक्ट कितना ज़्यादा सेल हो रहा है, स्टॉक की अवेलेबिलिटी और प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज. KPI क्या है? सेल थ्रू रेट से पता लगाते हैं हम लोग कि किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कितना प्रोडक्ट हम बेच रहे हैं. ग्रॉस मार्जिन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जिमरोई, प्रॉफिट अर्न पर यूनिट ऑफ इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट. स्टॉक टू सेल्स रेशियो, हमारे पास जितना स्टॉक है उसमें से कितना बिक रहा है. सो जो विजुअल मर्चेंडाइजिंग है वो बढ़िया रोल प्ले करती है. और दूसरी तरफ बिग डेटा एनालिटिक्स का हम लोग यूज़ करते हैं, जिससे रिटेलर्स को इन्फॉर्म डिसीजन मिल जाती है, डेटा ड्रिवन डिसीजंस ले सकते हैं. तो अगर हम सही से KPIs का यूज़ करेंगे तो कस्टमर्स और मर्चेंडाइज एनालिटिक्स हम अच्छे से कर पाएंगे और हमारे स्टोर की एफिशिएंसी, कस्टमर लॉयल्टी और प्रॉफिटेबिलिटी को हम लोग बूस्ट कर पाएंगे. सो गाइज, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर टिल द क्वेश्चन नंबर 4. वी विल कंटिन्यू फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 5 इन द वेरी नेक्स्ट लेक्चर. टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, यू गाइज आर रियली ऑसम. हम डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में व्हाट इज़ मेंट बाय ऑनलाइन रिटेलिंग, discuss the advantages and shortcomings of internet retailing. So guys, that's all for today's lecture. मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय.